अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के एहतिजाज की जो फ़ाइनल कॉल दी गई थी, उसके बाद फिर मुल्क भर में जो एहतिजाज की कैफियत है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में इसी तरह की एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। इंटरनेट बंद करने की ख़ास वजह क्या हो सकती है? एहतिजाज इस्लामाबाद में, लाहौर में या खैबर पख्तूनख्वा में है, तो फिर कराची या सिंध के दीगर इलाकों में इंटरनेट बंद करने की क्या वजह हो सकती है? अज़हर भाई, सिचुएशन बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हम अक्सर इस बात पे तज़किरा करते रहें कि एक पार्टी अगर एहतिजाज कर रही है और इस तरह मादी में दूसरी पार्टीज़ भी एहतिजाज करती रही हैं, तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में रुकावटें पैदा नहीं की जाती थी जिस तरह अब हम देख रहे हैं कई अरसे से कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, खंदकें खोद दी जाती हैं और न सिर्फ जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में पहुँच पा रहे हैं, बल्कि जो शादी है, बारात हैं, वो भी नहीं जा पा रही हैं अपने वक्त पर। देखिए, पूरे मुल्क में एक अजीब सूरत हाल है कि एक तरफ एहतजाज की कॉल दी गई, काफिले चल रहे हैं, कंटेनर सिटी आबाद कर दिए गए। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बना हुआ है। आज से कुछ अर्सा पहले गुज़श्ता हफ्ते कराची में एक्सपो सेंटर पे कंटेनर सिटी था, वो ख़त्म हुआ, लोगों को मुश्किलात का सामना था। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे खुर्रम एजेंसी में जो पारा चिनार की जो सूरत हाल हो गई है, बगन में जिस तरीके से दहशत गर्दी वगैरह हुई है, सफाकियत की एक हद है, तो कहीं नज़र नहीं आता कि कोई गवर्नमेंट है, कोई रिट है, इसकी कोई एक स्टेट है। पूरे मुल्क में छोटी छोटी माफियाएँ हैं जो राज कर रही हैं अपने मकासद के लिए। कहीं फिरका वाराना मसाइल हैं, कहीं ताजराना मसाइल हैं, कहीं लोगों को परेशान करना है, कहीं अवामी मुफाद नज़र नहीं आता कि पब्लिक के लिए कोई कानून साजी की गई है। अब अगर जो इस्लामाबाद की सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद, एक तो KP के वज़ीर आला समझ नहीं आते कि वो अपने सूबे के अमन अमान पर तवज्जो नहीं दे रहे, वो इस्लामाबाद में लश्कर कशी के लिए तैयार है, लेकिन और इस वक्त उनका काफ़िला कहाँ है, किस तरीके से, कुछ उनका नहीं पता। और दूसरी तरफ ये जो बैठे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उनका कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या सूरत हाल है, क्या किस तरीके से वो मामलात को देखेंगे। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए पारा चिनार के मसले को भी सूबाई हुकूमत का करार दिया जाए, लेकिन वफाक भी तो कुछ करना चाहिए, इस मुल्क का हिस्सा है, उन्हें काम करना चाहिए, उनका भी कोई रोल नज़र नहीं आता, कोई परेशानी नहीं है। तमाम पंजाब के वज़रा बैठ के सिर्फ एक PTI, इमरान खान, एतराज और इतने आदमी निकले, इतने आदमी नहीं निकले, वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। महंगाई कहाँ जा रही है? वज़ीर ख़जाना ने जो बताया कि पाकिस्तान की मुआशी हालत कितनी ख़राब हो रही है कि एक दिन की हड़ताल या एहतराज की वजह से 300 अरब से ज़्यादा का नुकसान होता है, अदारे बंद होते हैं। और फिर जब नेट को स्लो किया जाता है या किसी भी वजह से, जैसे एहतराज इस्लामाबाद और खुर्रम में कहीं हो रहा है, कराची का में भी नेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ लोगों को समाजी ढांचा एक दूसरे से राब्ते में मुश्किल है। इसके साथ साथ IT का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है और हम गुज़श्ता कुछ सालों से देख रहे हैं कि कभी इंडिया से हमारी इकनॉमी मजबूत हुआ करती थी, हमारा सिक्का इंडिया के रुपए से दुगना हुआ करता था, लेकिन 3 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तानी है, इंडिया की करेंसी 3 गुना है। तो हम तबाह हाल हुए चले जा रहे हैं। अगर ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो किसी हुकूमत का कमाल नहीं है। हमारा तो लाइफ स्टाइल का क्या कहना चाहिए कि उम्र की हद तक कमज़ोर हो रही है, सेहत की बीमारियां हो रही हैं इस स्मोक की वजह से। पंजाब जिसे हम जवानों का सूबा कहते थे कि जहां अच्छी फ़ज़ा होती थी, वहां वो तबाह हाल है, फसलें तबाह हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज है, स्मोक है, लेकिन कहीं समझ नहीं आता कि कॉमन आदमी के लिए हुकूमत को दिलचस्पी का काम कर रही है। ये PTI और नून लीग की जंग में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के चक्रों में उलझाया हुआ है और किसी तरीके से आवाम का मसला हल नहीं हो रहा। TV पर बैठ के कहते हैं महंगाई कम हो रही है, ये कम हो गई है। महंगाई बढ़ना शायद कम हो गई हो, लेकिन अभी रोज़गार के मौके पैदा नहीं हुए और सस्ता कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम चीज़ें महंगी हैं और हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। कराची से लेकर खुर्रम तक और ये इस्लामाबाद तक सूरत हाल जो है, लोग बेचैन है, आम आदमी जो है वो इंतहाई परेशान है। बिल्कुल, अमीन भी हमारे साथ हैं। अमीन, ये बताइएगा कि देखें सूरत हाल इस तरह है कि PTI की तरफ से एहतिजाज और उसके बाद फिर सारे रास्ते बंद, दूसरी जमातें भी इस तरह एहतिजाज करती रही हैं, लॉन्ग मार्च भी थे, रैलियाँ भी थी, चाहे वो नून लीग थी, मौलाना फजल रहमान ने किया, पीपल्स पार्टी ने माजी में भी किया, तो उनको इस तरह की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता था। तो इस हुकूमत को ऐसी क्या परेशानी है कि वो खौफजदा होकर रास्ते बंद कर देती है? अब एयरपोर्ट पर जो जाने वाले लोग हैं वो जा नहीं पा रहे, आने वाले लोग आ नहीं पा रहे, मुल्क में हर जगह अफरा तफरी है, किस बात का खौफ होगा? बिल्कुल, शायद हुकूमत को खौफजदा अपने माजी में जो कुछ हुआ, जो 100 से ज़ायद दिन का धरना चला था, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, यकीनन इस बात का जो खौफ अभी तक हुकूमत पर
تاری ہے، لیکن اس دفعہ اس لیول کی رکاوٹیں خندقیں وغیرہ نہیں کھودی گئیں، لیکن کنٹینرز وغیرہ ضرور لگائے گئے ہیں. لیکن اگر یہ وزیر داخلہ جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر ملکی ایک وفد آیا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور یہ جب بھی اس قسم کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس پر اس قسم کے احتجاج جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. ماضی میں جو ہوا، انہوں نے حکومت نے ضرور اس بات کا سبق سیکھا ہوگا کہ اگر ان کو دوبارہ اسلام آباد میں یا ڈی چوک میں جمع ہونے دیا جاتا ہے تو پھر ان کا یہ جو دھرنا ہے یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے. ماضی میں بھی جو ہوا اس کا بھی سبق سیکھا ہوگا. لیکن اصغر بھائی نے جیسے کہ کہا کہ عام آدمی، ایک عام پاکستانی کے لیے یہاں ملک میں کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ چاہے مہنگائی کا ایشو ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، یا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ملکی عدالتوں کی صورتحال ہے، اس سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. جب آئینی عدالتوں کی اگر بات کرتے ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں تو فوری طور پر آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا، مقدمات کی سماعت بھی شروع ہو گئی، اور اسی طرح جب دیگر صوبوں کی بات آئی تو سندھ واحد صوبہ تھا، اسمبلی تھی جس نے سب سے پہلے قرارداد تو پاس کر لی ہے. اب یقیناً ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آئینی بینچ میں جو ججز کی تقرری ہے اس کے لیے کیا لاہے عمل ہوگا. گزشتہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں کہا گیا کہ 24 نومبر تک جو ہے وہ تمام بینچز جو ہیں وہ آئینی مقدمات کی سماعت کر سکیں گے. لیکن اب آج چونکہ وہ ٹرم ختم ہونے جا رہی ہے، ختم ہو چکی ہے بلکہ آج 25 ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی کب تشکیل ہوتی ہے، اور آئینی جو معاملات ہیں، جو کیسز ہیں، 21,000 سے زائد جو کیسز ابھی تک یہاں پر پینڈنگ ہے، ان کی سماعت کب شروع ہوگی. اوور آل سچویشن یہی ہے ملک میں کہ حکمرانوں کو محض اپنا اقتدار بچانے کے لیے قانون سازی اور تمام اقدامات کر لیے جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے وہ آپ کا، جیسے کہ اصغر بھائی نے بھی کہا کہ اسموگ پنجاب میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے. سندھ میں لا اینڈ آرڈر اور اس کے علاوہ جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اسی طرح بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہاں ایک الگ مسائل چل رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو فی الحال اپنا اقتدار بچانے کی فکر ہے، اور ملک کی جو فکر ہے فی الحال دکھائی نہیں دے رہی کہ کسی طرح عام آدمی کو جو ہے کس طرح ریلیف دیا جائے. ٹی وی پر بیانات ایک الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ میں اتنے فیصد مہنگائی کم ہوئی، لیکن پریکٹیکلی آپ جا کے دیکھیں چیزوں کی جو اشیاء کی خرد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بڑھی ہیں. اس ملک میں صرف اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، اور کم ہوتے ہوئے ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھی، اور یہ کم ہونے کی باتیں صرف ٹی وی تک ہی محدود ضرور ہوتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے تذکرہ کیا، سندھ کے جو حکومت ہے ان کو اتنی جلدی کیا تھی کہ ترمیم تو پورے ملک کے لیے ہوئی تھی، دوسرے صوبوں نے جو ہے کوئی قرارداد پیش نہیں کی، تو یہاں پر یہ مسئلہ سب سے زیادہ کھڑا ہو گیا ہے. اب کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی، ہزاروں جو سائلین ہیں وہ رول رہے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو جلدی تھی، اور کیا ترمیم دوسرے صوبوں کے لیے نہیں تھی؟ بالکل، جو اس ترمیم کے روح رواں تھے، جنہوں نے رات دن ایک کیا ہوا تھا، یقیناً وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، جو اس ترمیم کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو میثاق جمہوریت تھا، اس کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو معاہدہ تھا اس پر عمل کر دیا. اس میں اور بھی بہت سارے نکات تھے، اور سب سے زیادہ جو عام آدمی کا ایک واسطہ پڑتا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سٹی کورٹ کی صورتحال کیا ہے، وہاں پہ جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے قانون سازی تو نہیں ہو رہی، یہ صرف آئینی معاملات میں، صرف ان کیسز میں جو چند 1,000 ہی کیسز ہیں، ان کو جو ہے وہ صرف ان کو نمٹانے کے لیے یہ تمام جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے. سندھ میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی، لیکن ابھی تک یہ معاملہ ان کے سردرد بنا ہوا ہے کہ اب بینچز کی جو تشکیل ہے وہ کس طرح ہوگی، کون سے ججز ہوں گے جو ان مقدمات کی سماعت کریں گے. تاہم جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر فی الحال خاموشی چھائی ہوئی ہے. پنجاب میں، بلوچستان میں، حالانکہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور سرفراز بگٹی صاحب، وہاں پر ابھی تک خاموشی ہے. اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہیں پہ ہی آئینی معاملات کی جو فکر ہے پیپلز پارٹی کو تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جو بھی منصوبے ہوتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں آپ، سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آ جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، ٹینڈر ہو، ڈیسک کی خریداری ہو، اس کے علاوہ جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہو، تو ضرور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ان تمام معاملات سے پریشان دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد اس طرح کے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس کے جو ایشو ہیں
वो यकीनन इनको जो है वो आइनी बेंचेस की तरफ धकेला जाएगा। फिर आपको पता है कि जिस तरह के फ़ैसले होते आए हैं माजी में, और इसी जिस तरह के फिर जजेस होंगे तो फिर उसी तरह के जो है वो फ़ैसले लेने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले यहाँ पर करारदाद पास की है, और अब देखते हैं कि आइनी बेंचेस की तश्कील में कौन कौन से जजेस सिंध से जो है वो शामिल होंगे। सर भाई, अमीन, आप जानते हैं कि सिंध में सबसे बड़ा कारोबार क्या है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे बड़ा बिजनेस है सिंध में, सूबा सिंध में। वजीरों का बस जिसका भी जिस सरपंच का है, जिस हुक्मरान का है, या सिस्टम ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं सिंध में, ये सिस्टम कहलाता है। इसमें हुक्मरान नहीं कहलाते, सिस्टम कहलाता है। वो सिस्टम जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है उसके तहत ये पूरा सिंध उसके रहम करम पर है। और यही अदालतें जो ये आइनी तरमीम इसलिए की गई थी कि आम आदमी को फ़ायदा होगा और उसके मुकदमात जल्दी सुने जाएंगे और डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन पीछे जब से 26वीं तरमीम मंजूर हुई है और सिंध असेंबली ने भी करारदाद मंजूर की है, हमने यही देखा कि सबसे ज़्यादा आम आदमी परेशान है, जिसके नाम पर ये किया गया था कि तरमीम की जा रही थी। आइंदा क्या सूरत हाल है कुछ नहीं पता होगा। जल्द इंसाफ की फराहमी की एक अहम बात भी जो की गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो फ़ीस थी वो 50,000 से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि जो लोग हैं, आम आदमी जो अगर अपील करना चाहे तो उसको अब 10 लाख रुपए फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो पहले 50,000 रुपये थी। तो आप यकीनन इससे केसेस तो ज़रूर कम होंगे, क्योंकि गरीब आदमी तो 10 लाख रुपए वकील करना तो दूर की बात, सिर्फ जो कोर्ट फ़ीस होगी वो 10 लाख रुपए कर दी गई है, तो यकीनन उससे केसेस तो कम होंगे। इन्होंने ये हल ढूंढा है केसेस की तादाद कम करने के लिए, फीस बढ़ा दो। ये भी कारनामा बिलावल भुट्टो साहब का बिल्कुल ज़रूर उनको ही जाता है। असगर भाई, एक चीज़ ये थी कि इमरान खान की तरफ से जब ये फाइनल कॉल का कहा गया तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी हिमायत का ऐलान किया और कहा जी हमारे कारकुनान हमदर्द और आम आवाम से भी अपील की कि उसमें शिरकत करें। तो सुना है कि एक कॉल भी बड़ा काम कर गई। और क्या आपको नज़र आया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो हिमायती हैं या उनके कारकुनान हैं वो पीटीआई की इस जलसे में, धरने में, एहतजाज में, रैलीज़ में कहीं शरीक होते हुए नज़र आए हों, या कोई एक्टिविटी आपको नज़र आई हो कराची में या किसी भी पाकिस्तान के कोने में? देखिए, कराची में कोई ऐसी एक्टिविटी तो पीटीआई के नाम से भी नहीं हो सकी है कि जिसमें एमकेएम अल्ताफ़ ग्रुप के लोग उसमें शिरकत करते। और लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे शोधा कब्रिस्तान में कब्रों की सफाई भी की गई है। और लगता यही है कि कराची में जो इंटरनेट डिस्टर्ब है वो इसी वजह से, शायद इसी खौफ की वजह से हो शिकार, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि हुकूमत की बौखलाहट ये बता रही है कि जिसका फ़ायदा दूसरे उठा सकते हैं, कि ये अल्ताफ़ हुसैन की अपील का असर भी हो सकता है कि कराची में लोग निकल आएँ और या एक दूसरे को राब्ते करें, या अल्ताफ़ हुसैन से कोई खामोशी से खिताब कर रहे हो, जिस तरीके से राब्ते में हो। तो इंटरनेट की बंदिश से बहुत सारे सवालात उठते हैं और उसका सारा एडवांटेज जो है वो अपोजिशन को मिलेगा, हुकूमत के मुखालफिन को मिलेगा। सर भी बेहद शुक्रिया, बड़े अहम इशू के ऊपर हमने बात की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर ज़रूर करना है। आने वाली वीडियोज़ में कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।